खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों की ली जान और 3 लोगों को किया घायल। हल्दीना बाईपास पर हादसे के बाद जख्मियों से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जूली। स्कीम 2 में प्लॉट की खुदाई के दौरान इंसानी खोपड़ी मिलने से फैली सनसनी। डॉक्टरों की टीम और पुलिस ने पड़ताल की आरंभ। जिस दिन होने थे फेरे उस दिन उठी अर्थी। खैरथल में बारात आने से पहले अचानक दुल्हन ने तोड़ा दम। और पश्चिम बंगाल में जीत को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने दोहराए दावे। 4 मई को आने वाले नतीजों का बना इंतजार। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। मालाखेड़ा में हल्दीना बाईपास पर मंगलवार रात करीब 8 बजे तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को टक्कर मार दी। इनमें से 2 की मौत हो गई। मृतक 25 वर्षीय कजोड़ बरखेड़ा का निवासी था और 2 महीने पहले ही वह पिता बना था। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार कार ने पहले पीछे से बाइक को टक्कर मारी। इससे बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। इसके बाद अनियंत्रित क्रेटा कार ने सड़क किनारे खड़े 5 लोगों को टक्कर मार दी। इनमें 3 लोग गंभीर घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। हादसे में कजोड़ सहित बरखेड़ा के संतोष की मौत हो गई। घायलों में आरती, अशोक और लोकेश शामिल हैं। ये सभी दौसा के बैजूपाड़ा के रहने वाले हैं। सर, ये कजोड़ और ये संतोष ये कप फैक्ट्री से आ रहे थे MI से, और ये हल्दीना बाईपास पे पीछे से इनको क्रेटा गाड़ी ने टक्कर मार दी और इनको हम मालाखेड़ा हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ से रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद हम इनको अलवर ले आए। अलवर ट्रोमा में इनको एडमिट कराया तो इनको मृत घोषित कर दिया सर। अच्छा, कौन कौन को मृत घोषित किया है? ये संतोष को और कजोड़ को मृत घोषित कर दिया। अच्छा, और इसके अलावा कितने लोगों के लगी है? ये 8 लोगों को टक्कर मारी थी। अच्छा, तो एक लेडीज है और 3-4 और हैं, तो उनका भी हमको पता नहीं कहाँ के हैं। यहाँ इलाज चल रहा है उनका? यहाँ दोनों का इलाज, चारों का इलाज यहीं पे चल रहा है। अच्छा, तो ये कार कहाँ से आ रही थी? ये कार ये अलवर से जा रही थी मालाखेड़ा की, राजगढ़ की तरफ। और ये कहाँ जा रहे थे संतोष और कजोड़? ये गांव बरखेड़ा के लिए जा रहे थे MI से। नाइट डे की कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं? ये हेवेल्स में काम करते हैं। वहीं हादसे के अगले दिन बुधवार सुबह नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि आए दिन रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन सरकार दुर्घटनाएं कम करने के कोई प्रयास नहीं कर रही। न ही मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाता है। लगातार जो है सड़क हादसे अलवर के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। कई लोगों की जान रोजाना जा रही है। कल भी मालाखेड़ा के अंदर बड़ा हादसा हुआ है। 2 जवान बच्चे जो फैक्ट्री से नौकरी करके वापस आ रहे थे, वो मालाखेड़ा हाईवे पे ही एक तेज रफ्तार क्रेटा वाले ने एक्सीडेंट कर दिया। 7-8 लोगों को कुचला है। 2 की तो मौके पे ही मौत होगी। एक जो है वेंटिलेटर पे बहुत ज्यादा सीरियस है। 4-5 एडमिट हैं। इस प्रकार का जो चल रहा है, तो इस प्रशासन क्या कर रहा है? रोजाना एक्सीडेंट की खबरें आ रही है। गवर्नमेंट कह रही है हम ब्लैक स्पॉट चिन्हित करके एक्सीडेंटों की संख्या घटाएंगे, तो घट नहीं रही ना। ये तो रोजाना जो है जिस घर से जाता है वो ही जानता है क्या दुख होता है। अब जो 2 महीने का बच्चा है, उसके सर से बाप का साया चला गया, वो तो पूरी उम्र तो उस बच्चे को ही भुगतना है। हम और आप तो आज है, कल नहीं है। लेकिन ये जो स्थिति है, इसको संभालने की जरूरत है। मृत्यु जो रोजाना हो रही है एक्सीडेंट में, इसको कम करने की जरूरत है। जब हम ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर रहे हैं, तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? रोजाना एक्सीडेंट क्यों बढ़ रहे हैं? और मैं समझता हूँ ये इस रोड की भी अब जरूरत है कि इसको 4 लेन किया जाए। हादसे बढ़ते जा रहे हैं और इस पे ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। तो मैं इसके लिए भी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको लेटर लिखूंगा। मुआवजे के लिए कितने संवेदनशील है भाजपा? कोई संवेदनशील नहीं है। मुआवजा जो है पिक एंड चूज की स्थिति कर दी। गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उन्होंने शुरू किया था। और इसके अलावा भी कहीं लगता है कि परिवार ज्यादा गरीब है, तो अलग से मुख्यमंत्री सहायता कोष में देते थे। आजकल सब लोगों को 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से कर रखा है। और बाकी अगर कोई स्पेशल केस लगता है, तो उसको कोई 2, 4, 5 लाख रुपए किसी को देते थे। तो इसमें 5-5 लाख रुपए तो इनको दुर्घटना बीमा के तो मिलेंगे ही। इसके अलावा भी मैं चाहूंगा कि सरकार जो है अलग से उनकी मदद करे, ताकि परिवार का जीवन यापन हो सके।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे हर दूसरे दिन हादसे हो रहे हैं, कई लोग। टेक्निकल डिफेक्ट है, पूरे हाईवे के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि हाईवे जिस दिन से बना है उसी दिन से इसकी मरम्मत का काम चल रहा है, जो ठीक नहीं हो सकता। जो टेक्निकल डिफेक्ट एक बार बनते हुए आ गया उसको आप बाद में ठीक नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इस गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से रोजाना, क्योंकि उसमें इतना अनइक्वल ये सड़क है, स्पीड से लोग चलते हैं और कहीं भी झटका लगता है उसके बाद गाड़ी जो है कंट्रोल हो नहीं पाती, तो उससे लगातार जो है एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है। बड़े बड़े हादसे यहाँ पे हो चुके हैं। और वहीं हल्दीना बाईपास सहित लक्ष्मणगढ़ चौराहे पर हादसों का अंदेशा बना रहता है। यहाँ यातायात पुलिस या परिवहन विभाग की निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। इसी क्रम में तेज गति से दौड़ती कार ने MIA की फैक्ट्री में काम करके लौटते बरखेड़ा निवासी कजोड़ और संतोष की जान ले ली। यह कार उन्हें दूर तक घसीटते हुए ले गई। अलवर मालाखेड़ा स्टेट हाईवे 25 और स्टेट हाईवे 44 को जोड़ने वाले रोड जंक्शन हल्दीना सहित लक्ष्मणगढ़ बाईपास पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन संबंधित महकमे उदासीन बने हुए हैं। वहीं पुलिस की 2 गाड़ियां हल्दीना बाईपास पर दोनों तरफ खड़ी थी, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही अवैध खनन में जुटी पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां सरपट दौड़ रही थी। कार द्वारा बाइक सवारों सहित कई अन्य लोगों को टक्कर मारने के बाद भी यहां यातायात सुचारू करने के लिए पुलिस कर्मी नजर नहीं आए। इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ चौराहे और हल्दीना बाईपास पर सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण की भरमार भी दुर्घटना का कारण बनी हुई है। अलवर के स्कीम नंबर 2 क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास स्थित एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्लॉट में खुदाई के दौरान इंसान की खोपड़ी मिलने से सनसनी फैल गई। जेसीबी से बेसमेंट की खुदाई करते समय वहां काम कर रहे मजदूरों को इंसानी खोपड़ी मिली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद चौकीदार नारायण और मजदूरों ने तुरंत प्लॉट मालिक अचिंत मोदी को सूचना दी। इसके बाद ASI अशोक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और खोपड़ी को सुरक्षित तरीके से पैक कर अस्पताल भिजवाया। अस्पताल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित की है। इस टीम में रेडियोलॉजिस्ट, मेडिकल जूरिस्ट, एनाटॉमिस्ट और डेंटिस्ट शामिल हैं, जो खोपड़ी की गहन जांच करेंगे। प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों ने इसे इंसानी खोपड़ी माना है। हालांकि यह कितनी पुरानी है और किसी पुरुष की है या महिला की, इसका खुलासा मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। इसके अलावा खोपड़ी को फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा जाएगा। चौकीदार नारायण के अनुसार सुबह करीब 10 बजे खुदाई के दौरान खोपड़ी मिलने की जानकारी सामने आई थी। उन्होंने बताया कि इस प्लॉट पर पिछले 1 महीने से निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं फिलहाल पुलिस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। हमने मालिक को सूचना दी, मकान मालिक को। मालिक आया यहाँ पे? मालिक आया, मालिक ने देखा, उसने रिपोर्ट किया, पुलिस आई, पुलिस ने यहाँ से लगी मिट्टी में निकाल के कट्टे में पेटी में रख के ले गए? कट्टे में लगी, हॉस्पिटल ले गए उसको। हाँ। तो किस टाइप का, कितना बड़ा था कंकाल? छोटा सा था। वो कंफर्म नहीं हो पा रहा था नहीं, किसका है? किसका है ना? नहीं, डॉक्टर कोई डॉक्टर बताए। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। आप यहाँ पे क्या हो? चौकीदार। खैरथल कस्बे में एक घर में शादी के गीत गूंज रहे थे, वहां अब विलाप सुनाई दे रहा है। यहां बारात आने से एक दिन पहले दुल्हन लक्ष्मी की अचानक मौत हो गई। मंगलवार शाम को घर में हल्दी की रस्म चल रही थी। लक्ष्मी खुश होकर बहनों के साथ डांस कर रही थी। कुछ ही देर बाद उसे मेहंदी लगनी थी। इसी बीच युवती ने घबराहट होने और उल्टी आने की बात कही। परिजनों ने उसे संभालते हुए जूस पिलाकर पंखे की हवा में लिटा दिया। वहीं घर में शादी की तैयारियां चलती रही, लेकिन जब उसकी मां ने उसे उठाने की कोशिश की तो युवती अचेत पड़ी थी। परिजन उसे लेकर तुरंत अस्पताल भागे, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। ऐसे में जिस दिन लक्ष्मी के फेरे होने थे, अब उसी दिन उसकी अर्थी उठेगी। गौरतलब है कि लक्ष्मी और उसकी चचेरी बहन पलक की शादी एक ही दिन तय थी और दोनों की बारात अलग अलग जगहों से आनी थी। पिता कमलेश ने बताया कि शाम तक सब कुछ ठीक था। लक्ष्मी हंस रही थी, फोटो खिंचवा रही थी और सबके साथ खुशियां बांट रही थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और सब कुछ खत्म हो गया। लक्ष्मी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसका एक छोटा भाई है जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। बेटी की मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है। फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है और परिजन हार्ट अटैक की आशंका जता रहे हैं। वहीं पोस्टमार्टम के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। शादी थी उसकी और आज की हल्दी का प्रोग्राम था। अब शाम को अच्छा भला सबके साथ फोटो वोटो खिंचवाए थे, हंस रही थी, खेल रही थी, नाच रही थी और कल भानों से बारात आनी थी। हम सब लगे हुए थे अपने अपने कार्यवाही में, काम में।
तो एकदम वो अचानक बोले मेरा जी घबरा रहा है और मैं तो उल्टी आ रही है मेरे को, तो थोड़ा उल्टी पानी सा उल्टी सी आई, फिर उसको लिटा दिया गया, आराम करने के लिए पंखा उंखा चला दिया। फिर अच्छी भली बोल रही थी, बातचीत कर रही थी। फिर उसको जो बोला जूस पिएगी, बोला हाँ पीऊंगे, जूस पी लिया। बोले मैं बोलो मत, मैं थोड़ी देर शांत रहने दो। मैंने कहा ठीक है। हम सोचे कि लेट रही है। फिर जब किसी ने जाके जब उसको जगाया तो वो तो बेहोश सी थी। फिर तुरंत हम आनंद फानंद में लेके लगे। क्या नाम है इनके? मेरा नाम कमलेश है, मेरी बेटी है लक्ष्मी। उम्र कितनी थी? उम्र 23 साल के लगभग होगी। तो आज क्या कार्यक्रम था घर पे? आज हल्दी का था, कल के फेरे थे, कल बारात आनी थी। बारात कहाँ से आनी थी? हमें यहाँ भानोद से मुलावर के पास। अच्छा, और ये रहने वाली कहाँ की है? हम खैरतल के हैं सर, मेरी बच्ची प्रॉपर खैरतल। प्रॉपर खैरतल। हाँ जी। तो दोनों बेटियों की शादी है अलग अलग? वो मेरे दूसरे भाई की बेटी है। क्या नाम है उनके भाई का? मेरा भाई का दिनेश। उनकी बेटी का क्या नाम है? पलक है। तो दोनों एक ही घर में शादी है? नहीं, हाँ हमारे तो घर में एक है, लेकिन बारात अलग अलग आ रही है। उनकी बारात कहाँ से आनी थी? उनकी इस्माइलपुर से आनी थी। और वहीं मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के केरवाड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। जानकारी के अनुसार ग्रामवासी 40 वर्षीय राजू मीणा मंगलवार को अपने खेत में भिंडी की फसल पर कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रहे थे। इसी दौरान अचानक दवा उनके मुंह में चली गई, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। अचेत हालत में परिजनों द्वारा राजू को मालाखेड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां से अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि राजू मीणा के छोटे भाई की बेटी का विवाह बुधवार को होना था, लेकिन शादी से एक दिन पहले ही वधू के ताऊ की मौत से पूरे घर का माहौल गमगीन हो गया। मृतक के 2 पुत्र हैं और वह खेतीबाड़ी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। ये साहब राजू उर्फ राजेश सन ऑफ मिट्ठन लाल मीणा ग्राम केरवाड़ा का निवासी है, और ये शाम को साहब भिंडीन में दवा देने के लिए गया था। तो दवा देने के बाद में इनके शादी साहब मांडा हो भात, ये भात में बिजी होगा सब परिवार। और जब यह की तबीयत खराब हुई करीब 11-12 बजे रात की 12 बजे, तो 12 बजे जब यह तबीयत ज्यादा खराब हुई, जब ये मालाखेड़ा लेगा 1-1:30 बजे मालाखेड़ा ले जाने के बाद में मालाखेड़ा से इन्हें यहाँ अलवर रेफर कर दिया। तो रेफर करवा के बाद में इनके उपचार के दौरान मौत। शादी किसकी थी घर में? शादी या के छोटा भाई को, बाकी लड़की की शादी आज का है साहब, कल का वो मांडा भात जो बोले हमारे आदिवासी समाज। डॉक्टर ने क्या बताया? जहरीली दवा चलेगी। अब सब डॉक्टर ने ये की भाई जहरीली दवा अंदर चलेगी तो मौत हो। क्या काम करते थे? ये खेती बाड़ी काम करे साहब, जमींदार आदमी। बच्चे कितने? बच्चे 2 हैं। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में चोरी की 2 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। इससे रात्रि गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। श्रीराम कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार मकान मालिक अपने गांव में निर्माण कार्य के चलते कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने मौके का फायदा उठाकर चोरी कर डाली। मकान मालिक के अनुसार चोर करीब 12 से 13 तोला सोना, लगभग 1 किलो चांदी, 1 बुलेट बाइक और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। उधर सूचना मिलते ही अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। चोरी घटना हुई है। मैं 26 तारीख को यहाँ से चले गया था साहब। एक किराएदार में लड़की रहती थी ऊपर, वो 27 तारीख को यहाँ से चली गई गाँव और बाहर से लॉक लगा गई और लॉक लगा के वो चली गई। फिर हमने कल बात नहीं करी। आज मैंने मेरे पड़ोसियों को फ़ोन किया, मैंने कहा मेरा कुंडा का बहाल बंद करें, नहीं वो जल जाएगा। जैसे वो आया तो गेट खुला था ये पूरा पहले से, जो उसने की इसमें चोरी होगी। मुझे फ़ोन किया, उन्होंने गाँव में था। तब जाकर मैं आके आया तो फिर यहाँ देखा तो सारा देखा, सारा तरफ सारा माल बिखरा हुआ था, सब अलमारी टूटी, जो जेवर सामान था जो सारा गायब था। फिर भी आइडिया से कितने का चोरी हुआ है? चोरी लगभग मेरे 12-13 तोला सोना था उसमें। अच्छा। 1 किलो समथिंग चांदी थी, 1 बुलेट गाड़ी थी मेरी। आप कहाँ पर गए हुए थे? आप कहाँ पर गए हुए थे? मैं गाँव गया था, मेरे गाँव में मकान काम। बुलेट भी चोरी हो गई? बुलेट की चोरी हुई यहाँ से। उधर अरावली विहार थाना क्षेत्र में ही एक और चोरी सामने आई है। घर के सभी सदस्य गांव में अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने मौका पाकर सूने घर में हाथ साफ कर दिया। चोरों ने घर के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और करीब 2.5 लाख रुपए नगद, 1 लैपटॉप और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। जब परिवार के सदस्य शादी से लौटे तो घर का दरवाजा टूटा हुआ मिला और अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
22 तारीख को हम आए थे, मैं और मेरे बड़े भाई साहब। तो हम ये घर को लॉक करके गए थे, कुछ कैश था वो यहाँ से लेके गए थे और कुछ हम छोड़ के गए थे यहाँ पे। तो 22 तारीख को क्या हुआ, जब हम यहाँ से चले गए तो रात में मिडनाइट वो बंदा यहाँ एंटर हुआ है और उसने घर में चोरी करी, जिसमें से 2.5 लाख रुपए थे कैश ले गया। मेरी भाभी के कुछ 50,000 रुपये चांदी के कुछ 1-2 आइटम थे, चुटकी वगैरह वो ले गए। एक लैपटॉप HP लाइट का न्यू लैपटॉप बेटे का वो ले गया। कब की घटना है ये 22 तारीख की रात को और 23 को सुबह की घटना है। पूरी घटना DVR में रिकॉर्ड है, CCTV कैमरे में पूरी रिकॉर्ड है। कितने लोग आए थे? ये यहाँ पे जो हमने कैमरा चेक किया तो इसमें एक ही लड़का है जो दीवार फांद के आया था और उसने क्या लोहे की रॉड से घर का मेन इंटरलॉक है वो तोड़ा है और फिर उसके बाद घुस के और उसने चोरी को अंजाम दिया है। आप कहाँ पे गए हुए थे उस टाइम? उस दिन मेरे भाई के लड़के की शादी थी तो उस फंक्शन के लिए हम लोग घर पे थे गाँव में। छेड़छाड़ की घटना के बाद शिकायत करना एक परिवार को भारी पड़ गया। आरोपियों के घर शिकायत करने गए पिता और ताऊ पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। इस हमले में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अलवर से जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पुत्री ने बताया कि 20 अप्रैल को वह अपने पिता के साथ गांव में साइकिल ठीक करवाने गई थी। इसी दौरान जब उसके पिता पास की दूसरी दुकान पर चले गए तो गांव के 4 युवकों ने उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। एक आरोपी ने उससे मोबाइल फोन देने का लालच देकर बात करने का दबाव बनाया। लड़की द्वारा मना करने पर आरोपियों ने उसे धमकाया कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वे गांव में उसकी बदनामी कर देंगे। डर की वजह से लड़की ने उस समय किसी को कुछ नहीं बताया। पीड़िता ने बताया कि अगले दिन 21 अप्रैल को शाम करीब 6 बजे वह जंगल में निवृत्त होने गई थी। इसी दौरान वही आरोपी पहुंच गए और उसे घेर कर अश्लील हरकतें शुरू कर दी। लड़की के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद वह घर पहुंची और पूरी घटना अपने परिवार को बताई। घटना से आक्रोशित होकर 22 अप्रैल को उसके पिता और ताऊ मुख्य आरोपी के घर शिकायत करने पहुंचे। यहां उन्हें हमला कर घायल कर दिया गया। लड़की के पिता ने इलाज के दौरान जयपुर में सोमवार देर रात दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में मतदान का दूसरा और आखिरी चरण बुधवार को पूरा हो गया है। उधर इस चुनाव को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है। भाजपा का दावा है कि इस बार बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का 15 साल पुराना शासन समाप्त होगा और भाजपा सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भाजपा और TMC दोनों पर निशाना साधते हुए खुद की जीत का दावा किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव का कहना है कि बंगाल की जनता की उम्मीदों पर ममता सरकार खरी नहीं उतरी है और अब प्रदेश बदलाव की ओर बढ़ रहा है। उनका दावा है कि इस बार कांग्रेस भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। परिणाम पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की तरफ झुकाव है और कांग्रेस को सकारात्मक निर्णय जनता लेने जा रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है, ये मैं समझता हूँ बंगाल की जनता बदलाव चाहती है, बदला लेना चाहती है, क्योंकि जो लंबे समय तक TMC वाली जो सरकार थी उसके अंदर कोई बड़ा बंगाल का बड़ा नहीं हुआ। बंगाल की जनता के साथ बहुत बड़ा उसके साथ धोखा हुआ है। जिस इशुओं के ऊपर बंगाल की जनता ने आशाएं रखी थी ममता जी के ऊपर, वो खरी नहीं उतरी। पश्चिम बंगाल के अंदर तो दूसरे चरण का चुनाव जो आज हो रहा है, निश्चित तौर पे कांग्रेस की तरफ पूरी बंगाल की जनता मन बना लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ की विचारधारा है वो सही नहीं है, क्यों वो हमेशा दोगलेपन की राजनीति करते आए हैं पूरे देश के अंदर। और TMC जो सरकार है वो भी जनता के हित में कभी नहीं सोचा। लंबे समय तक राजनीति कर रही है, वहां पर सत्ता को चला रही है, लेकिन जिन मुद्दों के ऊपर उसने मैनिफेस्टो बनाती है इलेक्शन में, वो उस पर कहीं भी खरी नहीं उतरी। इसलिए जनता उससे उब चुकी है। इसलिए बदलाव नहीं, बदला लेना चाहती है वहां की जनता। और कांग्रेस का एक विचारधारा ये है कि वो पूरे आजादी के समय से अभी तक गरीब असहाय लोगों के साथ रही है। तो बंगाल की जो जनता है कुछ असक्षम है, इसलिए हमारा जो मैनिफेस्टो वहाँ है बनाया है हमारे राहुल जी और वहाँ के प्रभारी और खड़गे जी साहब ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, वो जनता के हित में बनाया है और विश्वास किया है जनता ने कि इस बार बदलाव
करके टीएमसी सरकार से, ममता बनर्जी सरकार से बदला लेकर के और कांग्रेस की सरकार वहां बनाएगी। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा ने कहा है कि जन कल्याणकारी नीतियों और मजबूत संगठन के चलते बंगाल में परिवर्तन तय है। उन्होंने बताया कि अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनावी रणनीति संभाल रहे हैं, जिससे भाजपा को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल में अब तक टीएमसी 15 साल से राज कर रही, ममता बनर्जी 15 साल से राज कर रही। इस चुनाव में ममता बनर्जी को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जनता वहां की त्रस्त है उनके शासन से। वहां कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है, लोगों को डरा धमका के वोट लेके जीत जाती है। इस साल वहां हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी जो प्रभारी हैं, वो जी जान से लगे हुए हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और मोदी जी भी लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहां ममता बनर्जी हार जाएगी और बीजेपी शासन बना लेगी। अब तक जो बीजेपी ने वादे किए हैं वो सभी पूरे किए हैं, और जब भी जिस राज्य में भी चुनाव हुए वहाँ सीटें बढ़ी हैं, तो निश्चित रूप से बंगाल में अब के भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा। और वहीं राघव चड्ढा सहित आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने को लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव ने आरोप लगाया कि अब तक राघव चड्ढा संसद में भाजपा सरकार को घेरते थे, लेकिन वे अब ईडी के दबाव में भाजपा में शामिल हो गए हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें शामिल होते ही नेताओं पर लगे आरोप खत्म हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन बना लिया उन्होंने। देश में कपड़ा धोने की वॉशिंग मशीन तो बन चुकी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने, खासकर नरेंद्र मोदी जी ने, एक आदमी को वॉश करने के लिए मशीन बना दिया। जिस आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप या वो भारतीय जनता पार्टी की रीतियों के खिलाफ जो बोलता है, उसको पार्टी में मिलाना और उसको वॉश करना उस मशीन में, ये उनका एक बेवकूफ बनाने वाली ये चीजें हो गई। देश समझ चुका है। और राघव चड्ढा जी कल तक तो वो गीत गा रहा था आप पार्टी के, और आज वो क्या कारण है वो मिला लिया, क्यों भय था, भय हो गया उसको। कहीं ना कहीं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का मेरे ऊपर छापने पड़े। उसको पीछे आपने देखा होगा, लोकसभा से भी उसको बर्खास्त कर दिया था। और मैं समझता हूं राघव चड्ढा अभी टिल डेट में वही संसद के अंदर वही बयान दे, आप भाई टोल फ्री होना चाहिए, गरीबी हटनी चाहिए, और आपका जो भी उसने लोगों को भ्रमित करने के लिए संसद के अंदर बोला था, वो दोबारा बयान करके रिपीट करे। जब हम जानेंगे आप भारतीय जनता पार्टी उसके विचारों को सुने और उस पर अमल हो। इसलिए निश्चित तौर पे ये मशीन में यहाँ करके डूब गए, चाहे किसी भी स्टेट के जो मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले थे, वो सब मशीन में आकर के दुर्गे साफ हो गए। लेकिन ये समय ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये मशीनें खराब हो जाएंगी और वो आदमी, वो लीडर वापिस उन पार्टियों में भटकते घूमेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा ने कहा कि भाजपा की कार्यशैली और नीतियों से प्रभावित होकर राघव चड्ढा ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी में लगातार वरिष्ठ नेताओं का भरोसा कम हो रहा है, इसके चलते यह कदम उठाया गया है। आम आदमी पार्टी के असल में नेता अरविंद केजरीवाल जी डिक्टेटरशिप लगा रहे हैं। तो इनके जो बढ़िया बढ़िया आदमी थे, कार्यकर्ता, अच्छे वक्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता, वो सभी छोड़ के जा चुके हैं। राघव चड्ढा भी अभी बीजेपी ज्वाइन किए, इनकी पार्टी छोड़ दी है, क्योंकि इनकी डिक्टेटरशिप से सभी परेशान हैं और वो लोग बीजेपी में जाके आराम महसूस कर रहे हैं और मेहनत करेंगे, काम करेंगे, बीजेपी को जिताएंगे। क्या कारण लगता है कि क्यों इन्होंने मन बदला और अब तक बीजेपी के खिलाफ बोलते थे? ये सही है, वो बीजेपी के खिलाफ ही जीते थे, बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते थे, लेकिन उन्होंने मन बदल लिया बीजेपी कार्यशैली, मोदी जी की कार्यशैली को देख के, और अब वो आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में मिलना चाहते हैं।
विजय मंदिर थाना क्षेत्र के सरदारों का बास घाटला गांव में सड़क निर्माण को लेकर दो पक्षों में संघर्ष छिड़ गया। इस विवाद में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार गांव में करीब 500 फुट लंबी सरकारी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसी दौरान दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने सड़क निर्माण में बाधा डालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दो पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। घायल पक्ष के लोगों का आरोप है कि दूसरे गुट के लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे 4 लोगों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। घाटला बास सरदारों का, तो वहाँ हमारा रोड बन रहा है, सरकारी रोड। आज उसको 100 साल के जाने कितने साल हो गए, हमारा तो जन्म बाद में होया था। वो रोड बना रहे थे और हर 5-4 ने कहा बोले यार रोड बनाओ, वो ठेकेदार बना रहा था और हमने कहा बोले आज रोड में ले लो। वो कहे हम नहीं बनाने, हमारा खेत है। कौन लोग थे वो अब जो मतलब मार पीटने वाले थे। क्या नाम है उनका? उनका नाम भगवान सिंह, एक रमेश सिंह और एक संदीप सिंह, तो और एक भगवान सिंह। ये 4-5 जन ने मसला बना रखा था और इनकी जनानी खड़ी थी। एक बारात गांव के ब्याह था और वहाँ बारात जा रहे थे, तो उन्होंने कहा रुको। इन्होंने कहा बोलो पढ़न दो रोड, मैं भी वहीं था, मैंने कहा पढ़न दो, हम पंच साहब है। किस चीज से हमला किया है इन्होंने? जी किस चीज से हमला किया है? लाठी ले पड़ी थी वो, जिससे रोड़ी का बजरी खींचते हैं, दताड़ी बोलते, क्या बोलते, पंजी। किनके लगी? क्या क्या नाम है जिनके लगी? एक तो अपना लखमिंदर सिंह, एक अपना प्रकाश सिंह, एक लखमीर सिंह। इनके सिर में दिए पंजी के दिए, उनको घेर लिया। फिर बाद में आगे गांव वाले फिर छुटाई हुई, फिर इनके ज्यादा ही लगी। फिर हम तो वहाँ पहुंचे, इतने पुलिस आई थी? पुलिस बाद में गई सर। अलवर में अरावली पर्वतमालाओं के समीप स्थित ऐतिहासिक पर्यटक स्थल किशन कुंड पर कुछ समस्याओं के निदान की जरूरत बनी हुई है। यहाँ रोजाना अनेक लोग भ्रमण के लिए पहुँचते हैं। फिलहाल ये लोग चंदा एकत्रित करके धरोहर को बचाने का कार्य कर रहे हैं, जबकि राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटक स्थलों के लिए बजट भी स्वीकृत होता है। यह लंबे अरसे से मांग के बावजूद किशन कुंड को जाने वाले रास्ते की सीढ़ियों पर लगे हुए पत्थर दुरुस्त नहीं करवाए गए। यह पत्थर काफी संख्या में टूट चुके हैं, जिसके कारण लोगों को चोटें भी आती हैं। पिछली बारिश में दीवार का कुछ हिस्सा टूट गया था और पहाड़ का मलबा भी रास्ते में इकट्ठा हो गया था। इसकी शिकायत प्रशासन, यूआईटी, नगर निगम और वन विभाग को करने का भी नतीजा नहीं निकला। प्रबुद्ध वर्ग ने केंद्र और राज्य सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्रियों से किशन कुंड पर स्थित मंदिर एवं ऐतिहासिक इमारत की मरम्मत, रास्ते में टूटे पत्थर दुरुस्त करवाने और दीवार की मरम्मत का आग्रह किया है। यहाँ पर जो सीताराम जी का मंदिर बन रहा है, उस पर देखिए कितना टूट फूट हुआ पड़ा है। और किशन कुंड जो कि एक धरोहर है अलवर शहर की, जिससे सागर बढ़ता है ऊपर चले थे। मैं अलवर जिले के सांसद महोदय, जो केंद्र सरकार में वन पर्यावरण जी मंत्री हैं कैबिनेट स्तर के, और राजस्थान सरकार में अलवर शहर के विधायक महोदय कैबिनेट राज्य मंत्री हैं, वन पर्यावरण मंत्री हैं। 3 वर्ष निकल चुके हैं और अलवर जिले के पर्यटक स्थानों के क्या हालात हो रहे हैं। अलवर के प्रसिद्ध भूगोर हनुमान मंदिर परिसर में प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बुधवार को संपन्न हो गया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर पूरी तरह भक्तिमय वातावरण में डूबा नजर आया। गद्दी नशीन महंत विवेक प्रधान महाराज के सानिध्य में आयोजित इस समारोह में शिवालय, वैष्णो देवी, मकर ध्वज एवं ब्रह्मलीन त्रिलोक चंद शर्मा महाराज की प्रतिमाओं की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। वैदिक रीति रिवाजों के साथ शुभ मुहूर्त में मूर्ति स्थापना एवं हवन पूजन संपन्न हुआ। समारोह की शुरुआत 28 अप्रैल को भव्य कलश यात्रा से हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं बुधवार को सुबह रामायण पाठ के समापन के बाद प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा और हवन का आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा सहित अनेक संत, महात्मा और गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में दिल्ली, जयपुर और गुड़गांव सहित अनेक स्थानों से श्रद्धालु पहुंचे। समारोह का समापन विशाल भंडारे के साथ किया गया। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। इसमें मंदिर को तो आज 600 साल पुराना मंदिर है और गद्दी लगते हुए 125 एक साल की गद्दी होगी। पहले हमारे गुरु महाराज राम गोपाल जी, फिर हमारे फादर हमारे पिताजी श्री और त्रिलोक चंद जी, उनकी मूर्ति की आज प्रतिष्ठा, मतलब मूर्ति का स्थापना करवाई है। और मकर ध्वज और एक वैष्णो देवी माता की और एक शिवालय का और
संत साधु संत का भोजन हुआ है, प्रसादी हुई है। उसके बाद सब प्रसादी लोगों की मतलब आसपास के लोग और बाहर से दिल्ली जयपुर बाहर से लोग आते हैं, सब श्रद्धालु है। कल एक दिन पहले कलश यात्रा थी और 5 दिन से ही प्रोग्राम मूर्ति प्रतिष्ठा का चल रहा है और दरबार हर महीने लगता है 3 दिन। 14 मास पड़वा तो लोग बहुत जुड़े हुए हैं और सबका सम्मान है, सब आए। और आज अयोध्या धाम वाले वैजयंती महाराज नित्यानंद गोपाल रेड्डी से आए और लोग आए, सबका सभी धन्यवाद देता हूँ मैं। और वैसे ही इनका नमन करता हूँ कि लोग आए, प्रसादी लेना है वो नमन होता है, उनको मैं पैर छू सकता हूँ क्योंकि उनका अपमान तो नहीं कर रहे। तो ये है कि वो खाना खा नहीं रहे, भोजन नहीं, प्रसादी है, भोजन सब घर में है, सबके है, सबके कमी नहीं है। बल्कि जो लोग इतने जो गर्मी में आ रहे हैं तो मैं उनका नमन करता हूँ कि वैसे वो बनाए रखें और श्रद्धापूर्वक आए। अलवर में श्री राजर्षि अभय समाज स्थित भर्तृ धाम मंदिर में बुधवार को स्थापना दिवस के कार्यक्रम आयोजित हुए। सुबह प्रतिमाओं को स्नान करवाकर नए वस्त्र धारण करवाए गए। वहीं मंगलवार से जारी रामचरितमानस पाठ के समापन पर हवन पूजन कर प्रसाद वितरित किया गया। उधर इस मौके पर कन्याओं को भोजन करवाया गया। संस्था महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। दिनांक 29/4/2026 को वैशाख शुक्ल की त्रयोदशी को श्री राजर्षि अभय समाज का भर्तृ धाम मंदिर का जो स्थापना दिवस है धूमधाम से मनाया जा रहा है। 28 तारीख को प्रातः श्री रामचरितमानस के पाठ प्रारंभ हुए थे। आज सवेरे 9 बजे रामचरितमानस के पाठ समापन के पश्चात हवन किया जा रहा है। उसके बाद प्रसादी होगी, भोग लगाकर सबको प्रसाद वितरण किया जाएगा। उससे पूर्व सवेरे भगवान सभी विग्रहों को स्नान करा करके नई पोशाक धारण कराई गई है। बड़े हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। इससे पूर्व कल 28 तारीख की शाम को हमने हमारे सभी दिवंगत जो पुराने हमारे कलाकार हैं, हमारे साथी हैं, जो भी स्वयं सेवक, इन्होंने भी अभय समाज को सहयोग प्रदान किया, जो अब इस संसार में नहीं है। हमने उनकी आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख करके पुष्पांजलि दी है और उनको नमन किया है। वहीं मंगलवार रात को अभय समाज रंगमंच में कार्य कर चुके दिवंगत कलाकारों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। इस अवसर पर अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा, महानिदेशक मनोज कुमार गोयल सहित ललित मिश्रा, परशुराम कौशिक, मुकेश सैनी, जितेंद्र गुप्ता, मुकेश जैन और महेश चंद शर्मा आदि मौजूद रहे। और वहीं अलवर में रामकिशन कॉलोनी कालाकुआ स्थित वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम में भगवान लड्डू गोपाल की प्रतिमा का स्थापना दिवस मनाया गया। बुधवार को इस उपलक्ष्य में मंदिर प्रांगण में विभिन्न राज्यों से आए पुष्पों से फूल बंगला झांकी सजाई गई। वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम के प्रमुख स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने बताया कि यहां 28वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सुबह पंचामृत और विभिन्न प्रकार के फलों के रस से भगवान का अभिषेक किया गया। साथ ही मोगरा के फूलों से झांकी सजाई गई। इसके बाद भक्तों ने भगवान लड्डू गोपाल को 56 भोग और राजभोग का प्रसाद अर्पित किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा भजन कीर्तन भी किए गए। बाल गोपाल भगवान जो लड्डू गोपाल विश्व के सबसे बड़े हैं, अलवर में श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम मंदिर परिसर में इनका 28वां वार्षिक उत्सव प्राकट्य उत्सव आज बड़े ही श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें प्रातःकाल भगवान का विविध प्रकार के फल के रसों से और पंचामृत से स्नान कराया गया है। इसके पश्चात श्रृंगार होगा और श्रृंगार आरती 12:30 बजे होगी। भक्तजन सुंदर भजन संकीर्तन करेंगे। बहुत ही आनंद उत्सव पूर्वक भगवान का यह उत्सव मनाया जाता है। इनके श्री चरणों में आकर के लोग प्रार्थना रखते हैं और वो प्रार्थना पूर्ण होती है तब भगवान की सेवा करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज एक भक्त के द्वारा भगवान को 56 भोग लगाया जा रहा है, एक भक्त के द्वारा राजभोग लगाया जा रहा है और एक भक्त अमित खंडेलवाल के द्वारा भगवान की पुष्प श्रृंगार सेवा की गई है। जी, ये पुष्प मंगाए गए हैं, कुछ तो अजमेर से मोगरा के मंगाए गए हैं, कुछ दिल्ली से मंगाए गए हैं और कर्नाटक से कमल के पुष्प मंगाए गए हैं भगवान के श्रृंगार।
अलवर के वैशाली नगर अपना घर महिला आश्रम में 21 अप्रैल को बस स्टैंड से असहाय लावारिस हालत में महिला को लाया गया था। रोडवेज कर्मचारी विष्णुदत्त शर्मा की सूचना पर वकीला नाम की महिला को यहां शरण दी गई। इसके बाद आश्रम सेवादारों ने काउंसलिंग करते हुए वकीला से परिजनों की जानकारी हासिल की। अब इस महिला को पुनर्वासित करते हुए उसके भाई बिसरू हरियाणा निवासी साकिर को सुपुर्द कर दिया गया है। इस मौके पर सेवादार महिलाओं सहित आश्रम अध्यक्ष डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव उपस्थित रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भिवाड़ी एवं नीमराना में मजदूरों की मौत के मामले में मदद करनी चाहिए। उन्होंने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहयोग और सरकारी नौकरी देने पर जोर दिया है। मिश्रा ने यह भी कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। उनका यह भी कहना था कि पुलिस फैक्ट्री मालिकों के साथ मिलकर मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस रवैये की कांग्रेस नेता मिश्रा ने आलोचना की है। भिवाड़ी में जिस तरह से मजदूरों के साथ पुलिस बर्बरता कर रही है, मजदूर वहाँ पे वेतन वृद्धि को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको घरों से उठा रही है, लाठीचार्ज कर रही है। पिछले 10 दिन से आंदोलन चल रहा है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मजदूरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सामान्य लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और किसान भाई ज्यादातर मजदूर वहाँ पे, जिन लोगों के पास किसानी की जमीन नहीं है, खेती की जमीन नहीं है, वो डेली दिहाड़ी मजदूरी करके अपना काम चलाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो ये देश तो जिंदा ही मजदूरों के, किसान भाइयों के पीछे है। और अगर पुलिस प्रशासन अपनी जायज मांगों को जो मांग कर रहा है और उनके साथ बर्बरता करे, घोर अन्याय है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हुई पड़ी है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोबाबाई का राज हो रहा है। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है, जो इस प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, कि पुलिस को थोड़ा सख्त करें। और जो स्लोगन ये लिखते हैं, आम आदमी में विश्वास और अपराधियों में भय, उस चीज को चरितार्थ करें। आम आदमी में भय व्याप्त नहीं करें। ये लोग बर्बरता करके मजदूरों के साथ गलत हरकत करके, उनको प्रताड़ित करके आम आदमी में भय की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, और ये प्रजातंत्र में गलत है। सर, भिवाड़ी में जिस तरह से बम पटाखे जो हुए थे, उसमें विस्फोट, उसमें कई मजदूर मरे थे, उनको कोई ज़्यादा मुआवजा नहीं मिला। और नीमराना में भी ऐसी घटना हुई है, 4 मजदूर जिंदा जलकर मर गए थे 4 दिन पहले, लेकिन उसमें भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। आपको तो लगता है कि मजदूर अगर फैक्ट्री में जिंदा जलता है या उसकी मृत्यु होती है दुर्घटना से भी, तो उसको मुआवजा एक पैकेज सरकार को नीति के तहत लागू करना चाहिए? देखिए, मजदूर कोई मरता है तो आप मजदूर नहीं मरता हो, उसका सारा परिवार मरता है। उसके परिवार के एक कमाने वाला व्यक्ति, जिसके सहारे से सारा परिवार चलता है, उस व्यक्ति का उस हादसे में मौत हुई है। उस परिवार को नियमानुसार उचित इतना मुआवजा देना चाहिए ताकि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके, और उस परिवार में से एक व्यक्ति को परमानेंट नौकरी देनी चाहिए। कानून और नियम की बात तो ये है, ईमानदारी की बात भी ये है। बाकी अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर बाजी, टका शेर खाजा, यहाँ तो हर व्यक्ति अपना हफ्ता वसूली में लग रहा है। पुलिस प्रशासन लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। राज नाम की इस प्रदेश में चीज है नहीं, कानून व्यवस्था खत्म हो गई। तो मेरा तो पुनः मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कानून व्यवस्था सही करें, सुदृढ़ करें। और जिस तरीके से नीमराना में जैसे मजदूर मरे विस्फोट में, इसमें भिवाड़ी में, कल परसों नीमराना में कबाड़े के उसमें विस्फोट हो गया, 4 आदमी मर गए। भाई साहब, कोई पूछ रहा है क्या? 4 परिवार तो खत्म हो गए ना। तो इस देश में आदमी की कीमत ही नहीं रही। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा
9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9111691356। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us, and see yourself. Our addresses. ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ौदा में क्षेत्र स्थित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शीतलकट के पास एक तकनीकी सहायक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। यह घटना मंगलवार शाम की है। हमले में तकनीकी सहायक बाल बाल बच गए, जबकि उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए।
जानकारी के अनुसार लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के तकनीकी सहायक कुलदीप मीणा को फोन कर जयपुर जाने के लिए शीतलकट पर बुलाया गया था। वे अपने चालक के साथ करीब 4:30 बजे मौके पर पहुंचे। इसी दौरान पीछे से आई एक कार में सवार कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और लाठी डंडों से हमला किया। साथ ही हथियार निकालकर फायरिंग की धमकी देते हुए जान से मारने का प्रयास भी किया। पीड़ित के अनुसार चालक की सूझबूझ और मौके पर मौजूद लोगों की मदद से वे किसी तरह अपनी जान बचाकर निकलने में सफल रहे। उधर पुलिस ने मारपीट, जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाटन के काचरेडा निवासी देशराज सिंह ने सिर्फ 24 साल की उम्र में अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस दौरान अलवर से भी लोग पहुंचे। देशराज सिंह के दादा और ताऊ भी आर्मी में थे एवं बड़े भाई अब भी सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके परिवार में गर्भवती पत्नी सहित एक बालिका भी है। 28 अप्रैल को छुट्टी लेकर देशराज को घर आना था, लेकिन घर पर इस शहीद का शव ही पहुंचा। राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें अलवर जिले से बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक अधिकारी और जवान पहुंचे। इस दौरान हर व्यक्ति की आंखों में आंसू और सीने में गर्व की भावना नजर आई। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम परिवर्तन के बाद मालाखेड़ा क्षेत्र में बुधवार सुबह धूल भरी तेज आंधी चली। इसके बाद बादल छाए रहे और बिजली चमकती रही। साथ ही करीब 10 मिनट तक बारिश भी हुई। ऐसे में गर्मी में कुछ कमी आई है। हालांकि दोपहर बाद उमस और गर्मी में फिर से इजाफा हो गया। खोरपुरी से बड़ौदा में जाने वाले मुख्य मार्ग पर पिछले करीब 2 वर्षों से जल भराव की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। बलाई मोहल्ला के निवासी सुशील कुमार, हुकम सिंह, धर्मपाल शर्मा और बिशन सिंह ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार शीतल पंचायत के सरपंच को अवगत कराया जा चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि खोरपुरी को नगर पालिका में शामिल किए जाने के बाद नगर पालिका के ईओ और जेईएन को भी जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद हालात सुधर नहीं पाए हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष मगन फौजी भी मौके पर जल भराव की स्थिति देख चुके हैं। पानी भरने से रास्ता कीचड़ युक्त और फिसलन भरा हो गया है, जिससे आवाजाही मुश्किल हो गई है। स्कूल जाने वाले बच्चे तो अक्सर फिसल कर गिर जाते हैं। वहीं कई बुजुर्ग भी फिसल कर चोटिल हो चुके हैं। जल भराव के कारण क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। ऐसे में ग्रामीणों ने अलवर भरतपुर मार्ग को जाम करने की चेतावनी दी है। खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने खैरथल स्थित प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर लाडली महल में पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने श्रद्धा भाव से लाडली जी के चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। उधर रुक्मणी जी के जन्मदिवस के पावन अवसर पर मंदिर परिसर विशेष रूप से सुसज्जित दिखाई दिया। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन एवं पूजा अर्चना कर यह उत्सव मनाया। लाडली महल के संस्थापक महंत शशि भूषण गल्याण मिश्र के सानिध्य में कलेक्टर ने विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही कहा कि ऐसे पवित्र स्थल समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित भारत ग्राम रथ अभियान जारी है। इसी क्रम में रथ बगड़ तिराहा मंडल के ग्राम ढाडोली, चोरटी पहाड़, केसरोली, बहाला और बगड़मेव में पहुंचा। मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी के नेतृत्व में इस रथ का स्वागत किया गया। यह रथ राजस्थान सरकार की 13 जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक एलईडी के माध्यम से पहुंचा रहा है। निवाई के जगदम्बा कॉलोनी द्वितीय में चोरों ने एक सोने मकान का ताला तोड़कर करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी और सोने के चांदी के आभूषण चुरा लिए। पीड़ित यश कुमार विजय के अनुसार अज्ञात चोर घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल की। फुटेज में बाइक सवार 3 संदिग्ध युवक नजर आए हैं, जिनकी पहचान के प्रयास जारी हैं। खैरथल के निकटवर्ती दातला गांव में एक गर्भवती महिला ने फांसी लगा ली। करीब 15 दिन बाद 21 वर्षीय इस महिला ललिता का प्रसव होना था। उसकी शादी करीब 1 साल पहले हुई थी। सूचना मिलते ही खैरथल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सैटेलाइट अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं मृतका के पीहर पक्ष के लोग अस्पताल में विलाप करते हुए नजर आए। किशनगढ़ पास डीएसपी लाल सिंह ने भी सैटेलाइट हॉस्पिटल पहुंचकर जांच पड़ताल की। उधर पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव पीहर पक्ष को सौंप दिया गया है। टोंक विधायक एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बारे में प्रदेश भाजपा प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल द्वारा की गई टिप्पणी पर कांग्रेस ने रोष जताया है।
जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर ने इसे ओछी मानसिकता करार दिया है। उन्होंने कहा कि पायलट 36 बिरादरियों के सेवक हैं और जाति धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। वे और उनका परिवार राजस्थान के कई लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ चुका है। वहीं भाजपा उनकी लोकप्रियता को पचा नहीं पा रही है। ओबीसी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं और उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने पर भाजपा को इसमें कोई कमी या गलती नजर नहीं आती है, लेकिन प्रदेश प्रभारी अग्रवाल को सिर्फ कांग्रेस के नेताओं में दोष दिखाई दे रहा है। सर, टोंक में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल है, उन्होंने वहाँ के स्थानीय विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस नेता सचिन पायलट के लिए जिस तरह से बोला है, आप पार्टी के ओबीसी के जिलाध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि वास्तविकता में जो इन्होंने राधा मोहन अग्रवाल जी ने जो सचिन जी के खिलाफ जो भाषण दिया है, ये इतनी गरिमा गिरा हुआ भाषण है, सारी गरिमा का नाश कर दिया है, जबकि अपने पास में अपने शब्दकोश में भी नहीं है। इनको ये मालूम नहीं है कि जबकि गुजरात में जन्मा हुआ आदमी और जब बनारस में चुनाव लड़ रहा है तो तब तो वो भगोड़ा नहीं लगता इनको। इनकी मानसिकता है जिसका दिवालियापन हो गया है, इनकी मानसिकता खत्म हो गई। इनको वापिस से जहाँ से ये उठे थे उसी स्तर पे वापस जाना है। माननीय सचिन पायलट जी की क्या वोट करेंगे ये? सचिन पायलट जी आज इतने मंजे हुए आदमी हैं, जबकि वो उनका पिताजी यहीं पे कर्म स्थली थी उनकी। आप ये बताइए, सचिन पायलट खुद अजमेर से सांसद रहे, जयपुर ग्रामीण से रहे और उनके जो माता पिता दोनों दौसा से रहे, तो 4 लोकसभा से तो प्रतिनिधित्व करते ही हैं। इसके अलावा और भी कई लोकसभा क्षेत्रों से, जैसे भरतपुर से उनके पिताजी रहे, तो कई लोकसभा क्षेत्रों में कम से कम 5-7 लोकसभा क्षेत्रों में तो खुद चुनाव लड़ चुके, ये परिवार लड़ चुका। तो वो किसी भी जिले में जाए, बाहर ये कैसे हो गए या भगोड़ा कैसे हो गए, ये बताइए। यही तो मैं कह रहा हूँ, इनकी मानसिकता को देखो ना, कितनी ओछी मानसिकता हो गई। आप ये बताइए कि जब इनके पिताजी, इनकी माताजी, ये स्वयं जहाँ से भी लड़े हैं चुनाव, वहाँ से जीत के आ रहे हैं, इनको जनता बाहर का समझ ही नहीं रही। यही राजस्थान के मतलब यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो चाहे जन्म कहीं भी लिया हो आदमी ने, परंतु इनका कार्य क्षेत्र तो ये राजस्थानी, शुरुआत राजस्थान से करी है इनके पिताजी ने, राजेश पायलट जी ने, आपको पता होता। भरतपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा और कहीं तो नहीं लड़े ना ये। उसके बावजूद ये जो बीजेपी वाले जग जग में भगे डोल रहे हैं। राधा मोहन अग्रवाल है जो आज चुनाव लड़े, तो इसके पंची के इतने वार्ड पंच के इतने वोट नहीं आएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ा सोच है, बड़ा गुस्सा है, परंतु हम गलत शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहते, क्योंकि ये तो गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। सर, जिस तरह से सचिन पायलट कभी भी बयान देते हैं या कभी भी भाषण देते हैं, तो सचिन पायलट सभ्य और शालीनता का बड़ा ध्यान रखते हैं। इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है सचिन पायलट, 50 साल के आसपास ही हैं, लेकिन फिर भी जितना सोच समझ के इंटरव्यू देते हैं, अब वो लगता है कि उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं है। सचिन पायलट बहुत समझदार व्यक्ति है, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह का बोलना अपने आप में आश्चर्य की बात है। यही तो मैं कह रहा हूँ, सचिन पायलट जी नहीं, रमा जी, राजेश जी, सुरगे, आज इनके परिवार में कोई भी व्यक्ति गलत शब्दों का यानी कि वो नहीं किया है। इनको विरासती संस्कार मिले हुए हैं, यानी कि अच्छी तरीके से सबकी कदर करना, बोलना, अच्छी तरीके से संयम रखना, और सारे के सारे इनके ऊपर कितने आरोप लगाए थे पार्टी ने, तब भी नहीं बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि वास्तविकता में इनकी जो मानसिकता इतनी कमज़ोर हो गई कि अब राजस्थान में अगर जो राधा मोहन अग्रवाल जी बता दें कि मैं फलाने रास्ते से आ रहा हूँ, वहीं पे काला झंडा दिखाएंगे, रोकेंगे, दोबारा आने तो इनको शर्म ही नहीं आती, बेशर्मी कर रखी है। और वहीं कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर ने भाजपा को महिला विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण की शुरुआत सबसे पहले पंचायतों में कांग्रेस ने की थी। इसके अलावा लोकसभा में भाजपा द्वारा 2023 में बिल लाने पर कांग्रेस ने समर्थन किया था, लेकिन इसके बावजूद सत्तारूढ़ दल ने इसे लागू नहीं करवाया। साथ ही अब बिल में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। गुर्जर ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ओबीसी समाज से आने वाले अधिकांश किसानों और मजदूरों की विरोधी है।
इसके अलावा अग्निवीर में ज्यादातर ओबीसी समाज के बच्चे जाते हैं और इस योजना में भी कई विसंगतियां व्याप्त हैं। सर, लोकसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल, संशोधित बिल लेके आई, लेकिन ओबीसी महिलाओं को उसमें आरक्षण नहीं दे रहे हैं। आप पार्टी ओबीसी जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या कहना चाहते हैं? अधर्मिता है इनकी। ये कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। महिलाओं के ये नहीं, कभी भी नहीं हो सकते। महिलाओं से अत्याचार इनकी पार्टी ने किया है, महिलाओं के विरोधी हैं। और जबकि आप ये समझते हो कि ओबीसी में किसान वर्ग आता है पूरा का पूरा, और ओबीसी में सारा का सारा किसान वर्ग को इन्होंने मार रखा है, तो महिलाओं को कहाँ से आरक्षण देंगे? महिलाओं का सम्मान करना ही नहीं सीख रहे, महिलाओं के बारे में जानते ही नहीं महिला क्या है। ये तो सारे के सारे महिलाओं के तो विरोधी हैं। सर, आप कहना चाहते हो कि जो बीजेपी है, जो ओबीसी महिला पुरुष दोनों के खिलाफ है, और ओबीसी चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे किसान हो, ये सबके खिलाफ है? सबके खिलाफ है। आप बताइए, गेहूं सही ओबीसी का ही, यानी कि जो जिन्स कृषि जिन्स है, दूध है या पशुपालन ही तो मेहनत का सी तो है, जो ओबीसी है पूरी की पूरी। गेहूं खरीदे जा रहे हैं सही रेट पे, यानी सरकारी रेट पे गेहूं नहीं खरीदे जा रहे हैं, जिनमें वो दूध, अगर तो पनीर और खोआ सब कुछ बाहर से मंगा लेंगे तो दूध की रेट क्या होंगे? आज जो भी कोई नुकसान कर रहे हैं ये गरीब के लिए, किसान के लिए कर रहे हैं। किसान है, गरीब है, जो ओबीसी में। तो आपका कहना है कि ओबीसी विरोधी है बीजेपी पार्टी? बिल्कुल। जो मेहनत कस है, खून पसीने की कमाई से ओबीसी का आदमी देश में, यानी कि भरण पोषण देश का कर रहा है, उससे बिल्कुल भरपूर खिलाफ है। ये 4 आदमियों की पार्टी है, उनको लाभ दे रहे हैं। सर, बीजेपी तो ये कह रही है कि कांग्रेस ने महिला विरोधी काम किया है और महिलाओं का आरक्षण रोक दिया है, तो ओबीसी के बिना इसका समर्थन करना कांग्रेस ने नहीं किया। आपको लगता है ठीक किया कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी नहीं है? नहीं है, मैं कह रहा हूं इनका बिल्कुल महिला विरोधी। एक तो पहले ये बताओ कि जो अपने ओबीसी से ही आते हैं, जो पहलवान थी, पहलवानों का यौन शोषण किया, आज वो ब्रजभूषण जी मंत्री बने बैठे हुए, उनका क्या कर दिया? एक मंत्री जी हाईवे के ऊपर महिलाओं का शोषण कर रहा है, उसका क्या कर दिया? कल परसों एक फाइल आई थी जिसमें आप देख लेना क्या होता है। ये कुछ भी नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री के खिलाफ दूसरे देश से फाइल आ रही है, क्या करेंगे? महिलाओं के विरोधी हैं। प्रधानमंत्री जी के पूछिए कि आपकी घरवाली कहाँ पे है? जो खुद की घरवाली के नहीं है, दूसरी महिलाओं का क्या करेंगे? यानी कि इनके साथ में न्याय करेंगे क्या? सर, आपको लगता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो ओबीसी समाज की हैं, उनकी रिश्तेदारी भी ओबीसी में, उनके साथ अन्याय हुआ है? बिल्कुल। अगर जो देखी जाए तो मैं किसी कास्ट को तो नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे जो कांग्रेसी लीडर हैं, जिनमें से पायलट जी एक ऐसे लीडर हैं कि वो किसी का गलत नहीं बोलते। मैं भी गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि उनकी रीति नीति बहुत अच्छी है बोलने की। एडीएम द्वितीय योगेश कुमार डागुर ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निष्पादन समिति एवं मिड डे मील योजना की समीक्षा बैठक ली। साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता पर विशेष फोकस किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के सभी समस्त पैरामीटर्स पर प्रगति अर्जित करते हुए रैंकिंग सुधार की हिदायत दी गई। एडीएम द्वितीय ने प्रोजेक्ट ई विद्या के तहत शेष विद्यालयों में जल्द ई लाइब्रेरी स्थापना करवाने के लिए निर्देशित भी किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय ने विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्ता युक्त खाना उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। बैठक में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार गुप्ता, डीओ माध्यमिक महेश मेहता, एडीपीसी मनोज शर्मा और डीओ प्रारंभिक देवेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। राजकीय किशोर एवं संप्रेषण गृह अलवर का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी यहां जायजा लेने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान गृह में कुल 2 बालक आवासित पाए गए। उन्हें मूलभूत सुविधाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया गया है। सचिव सोनी ने कहा कि यहां रह रहे बालकों के सर्वांगीण विकास, सुरक्षा एवं कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इस अवसर पर डॉक्टर नरेंद्र सिंह सिडोलिया, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष रेणु गुप्ता और सदस्य ज्योति आहूजा, काउंसलर पूनम और अधीक्षक संजय वर्मा उपस्थित रहे।
भाजपा द्वारा अकबरपुर उमरैन मंडल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर पदयात्रा निकाली गई। इस मौके पर बीजेपी नेत्री रिंकी वर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण का विरोध किया जा रहा है। उधर पदयात्रा के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आवाज बुलंद की गई। पदयात्रा अकबरपुर के मुख्य मार्गों से होकर निकली। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। इस दौरान मंडल अध्यक्ष सतीश पटेल, लोकेश यादव, ललित पंडित, सचिन शर्मा और मनोहारी देवी आदि मौजूद रहे। शक्ति अधिनियम का विरोध करके कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया है कि वो महिलाओं के लिए कितना समर्पण की भावना, सहयोग की भावना क्या है इनके अंदर। कुल मिला के कांग्रेस से शुरू से ही महिला विरोधी रही है। अब जैसे कि मोदी जी की जो योजना थी कि लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को मिले, तो उसका इसने विरोध किया है कांग्रेस ने। तो अब महिलाओं में, पूरे देश में महिलाओं में आक्रोश है इस बिल का, जिन्होंने विरोध किया उसके खिलाफ इनका सबका महिलाओं का अपना आंदोलन कर रही हैं ये। तो इसमें आने वाले टाइम में इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे कांग्रेस को। तो मैं तो सभी से यही कहना चाहता हूं कि ये जो विरोधी सरकार है कांग्रेस की महिलाओं के विरोध में, तो आम जनता के, आम लोगों तक ये चीजें, बातें पहुंचे। अकबरपुर उमरैन मंडल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के जो सांसद थे उन्होंने वोट किया और इस बिल को गिराने का काम किया। नारियों में आक्रोश है। देश की नारियां चाहती है कि जो हमारा 33% आरक्षण है वो सही मायने में परिसीमन और जनगणना के आधार पर लागू हो, ताकि महिलाओं को उसमें अपनी भागीदारी मिले। लेकिन कांग्रेस की जो मानसिकता रही है हमेशा नारी विरोधी रही है, महिला विरोधी रही है, और वो नहीं चाहती कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। इसके लिए उन्होंने सदन में इनके खिलाफ वोट किया और हमारा जो महिलाओं का जो आरक्षण बिल था वो गिर गया। मैं बताना चाहती हूँ कि इस बार नारी में बहुत ज्यादा आक्रोश है। माचाड़ी गांव में गुरुवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली। तेज गर्मी से जूझ रहे ग्रामीणों को उस समय राहत मिली जब आसमान में घने बादल छा गए और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि शुरू हो गई। करीब 5 से 6 मिनट तक चने के आकार के ओले गिरते रहे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ग्रामीण सतीश कुमार यादव ने बताया कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिससे आम जनजीवन प्रभावित था। लेकिन अब दोपहर बाद मौसम बदलने के साथ बारिश और ओलों ने गर्मी से राहत दिलाई है। हालांकि ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। विशेष रूप से प्याज के बीज यानी कण को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। उधर अकबरपुर कस्बे में बारिश से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। हालांकि यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। दोपहर बाद फिर से आसमान में बादल छाए और बारिश की संभावना बनी, लेकिन बरसात नहीं हुई। इसके बाद तेज धूप निकलने से गर्मी ने एक बार फिर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों की ली जान और 3 लोगों को किया घायल। हल्दीना बाईपास पर हादसे के बाद जख्मियों से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जूली। स्कीम 2 में प्लॉट की खुदाई के दौरान इंसानी खोपड़ी मिलने से फैली सनसनी। डॉक्टरों की टीम और पुलिस ने पड़ताल की आरंभ। जिस दिन होने थे फेरे उस दिन उठी अर्थी। खैरथल में बारात आने से पहले अचानक दुल्हन ने तोड़ा दम। और पश्चिम बंगाल में जीत को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने दोहराए दावे। 4 मई को आने वाले नतीजों का बना इंतजार। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।